नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है प्रतिमा सक्सेना जी की। इन्होंने पूछा है, मेरे बेटे की धनुलग्न की कुंडली में शुक्र अष्टम में, शनि द्वितीय की दृष्टि, यानी शनि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि अष्टमस्थ शुक्र पर, और चलित में गुरु नवम से अष्टम का फल कर रहे हैं। क्या उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी? देखा जाए तो जन्मांक में जो दिखाई पड़ रहा है, यानी धनुलग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति लग्नेश होकर के नवम में बैठे हैं, लेकिन चलित में फल अष्टम का वो दे रहे हैं। अष्टम के फल से ये कमजोर स्थिति ही होगी। ऊपर से शुक्र पर जबकि शनि की दृष्टि का पड़ना, ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुखद नहीं कहा जा सकेगा। अगर देव गुरु बृहस्पति, यहां ध्यान रखिए कि देव गुरु बृहस्पति जो चलित में अष्टम में दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि उनका दृष्टि जो है, उनकी जो दृष्टि है वो शनिदेव पर पड़ रही है। देव गुरु बृहस्पति नवम में ही हैं, परंतु वो फल नवम का नहीं दे रहे हैं, फल वो अष्टम का दे रहे हैं। दृष्टि के दृष्टिकोण से देखें। यहां पर एक बात बहुत ध्यान से समझिए, संधि की अवस्था में या आमतौर पर देखा जाए तो जब हम चलित में ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, तो मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि इस अवस्था में यदि आप ध्यान दें तो ज्यादातर मामलों में ऐसा ग्रह राशि परिवर्तन की स्थिति में होता है। तो या तो वो 0 डिग्री पर हो, या अंतिम चरण हो, या 1-2 अंश पर हो, ऐसी स्थिति में ही ज्यादातर अवस्था में होता है। तो ये ऐसी अवस्था होती है जहां ग्रह स्वयं बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता। अब जैसा कि आपने बताया कि देवगुरु दिखाई नवम में पड़ रहे हैं पर फल अष्टम का ही दे रहे हैं, यानी संभव है कि उन्होंने शीघ्र ही हाल फिलहाल के दिनों में ही उस समय राशि परिवर्तन किया होगा और वो नवम में पहुंचे हैं, लेकिन फल अभी भी वो अष्टम का ही प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन, चूंकि यहां पर शुक्र पर, क्योंकि दाम्पत्य कारक शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति तो होगी। हां, हम ऐसा नहीं कह सकते कि दाम्पत्य जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बात केवल ये दाम्पत्य कारक की बात चल रही है, शुक्र की। अभी दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध की भी स्थिति को समझना होगा, वो किस स्थिति में है, किस ग्रह से दृष्ट हैं। हो सकता है वो मजबूत हो। अब भावपति मजबूत है पर भाव कारक पीड़ित है, तो भावपति यदि मजबूत है तो ऐसी अवस्था में दाम्पत्य जीवन रहेगा, चलेगा। भाव कारक के कमजोर होने के चलते आपस में मतभेद और परेशानियां बनी रहेंगी। अच्युत शर्मा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कन्या लग्न में गुरु मंगल शुक्र की युति पहले भाव में, बुध तीसरे भाव में और शनि 11वें भाव में और चंद्रमा 9वें भाव में कैसा फल देंगे? कन्या लग्न में गुरु मंगल शुक्र की युति पहले भाव में और बुध तीसरे भाव में। यहां देखा जाए तो मंगल और बुध ने आपस में परिवर्तन किया हुआ है। अब गौर करिए तो लग्नेश का तीसरे में होना, तीसरे के स्वामी का लग्न में होना, शनि की दृष्टि इन तीनों पर पड़ना, यहां कुछ अच्छा है तो कुछ खराबी भी है। लग्नेश तृतीयस्थ हो, क्योंकि यहां पर सबसे पहला पॉइंट तो लग्नेश ही बनेंगे। लग्नेश यदि तृतीय में है, यानी पुरुषार्थ में, और पुरुषार्थ का स्वामी लग्न में, तो यह बात तो तय हुआ कि ऐसे जातक के जीवन काल में संघर्ष, परिश्रम, पुरुषार्थ की स्थिति सदैव बनी रहेगी। यानी लाइफ टाइम में बात ध्यान रखना होगा जातक के लिए कि पुरुषार्थ से वो पीछा न छुड़ाए। उसके जीवन काल में एक बहुत बड़ा हिस्सा पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है और पुरुषार्थ से ही उसे सफलता मिलेगी। तो ये बात भली भांति समझ करके रखना होगा। अब बारी आती है कि लग्न में देव गुरु बृहस्पति भी हैं, शुक्र भी हैं। अब यहां गौर करिए तो कन्या राशि में शुक्र कैसे होते हैं? नीच के। अब ऐसे शुक्र मंगल के साथ बैठे और शनि की दृष्टि, अब देव गुरु बृहस्पति भी लग्न में है, दिग्बली हैं, लेकिन इन दो ग्रहों को, यानी शुक्र मंगल की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, यह ठीक नहीं माना जाएगा। ये कहीं ना कहीं चारित्रिक रूप से भी कमजोर करने की सूचना और जीवन काल में संघर्ष की भी स्थिति को प्रदर्शित करा रहा है। तो संघर्ष तो ऑलरेडी है लग्नेश का और तृतीयेश का परिवर्तन।
तो यहां पर परेशानी की स्थिति। अब बात आपने जैसा कि कहा कि शनि 11वें में और चंद्रमा 9वें भाव में कैसा फल देंगे, तो बाकी के ग्रहों की स्थिति लग्नेश पर ही निर्भर करती है। यदि लग्नेश पीड़ित हो रहा हो या हालांकि यहाँ लग्नेश पीड़ित नहीं है, मैं लग्नेश को पीड़ित नहीं कहूंगा, तृतीय भाव में जाकर के तृतीयपति लग्न में आए हैं, परंतु मंगल का लग्नगत होना कुछ बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। चेतन तोमर जी हैं, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न में शनि पंचमेश और षष्ठेश दोनों होते हैं तो लग्न में ही स्थित होने पर पद्मराज राजयोग बनेगा या नहीं। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये कि शनि इस स्थिति में क्या करेंगे, योग बनाएंगे या दुर्योग। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कन्या लग्न की कुंडली में शनि को सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं माना गया है। सर्वाधिक कारक ग्रह यहां पर शुक्र होते हैं। शनि षष्ठेश होने के चलते अगर लग्नगत हैं तो बहुत सी बातों को समझना होगा। एक उदाहरण से जरा समझने का प्रयत्न करिए। चलिए हम मान लें कि कन्या लग्न की ही कुंडली है और यहां पर शनिदेव जो कि षष्ठेश होकर के लग्न में पंचमेश भी हैं, लग्न में बैठे हैं और लग्नपति के साथ ही बैठे हैं, अथवा लग्न में शनिदेव बैठे हैं राहु की दृष्टि से दृष्ट, मंगल की दृष्टि से दृष्ट या मंगल से युति बना करके बैठे हैं, तो शनि है तो पंचमेश भी, लेकिन तब भी ये जातक के जीवन में केवल और केवल परेशानियां, बाधा, कष्ट, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। शनिदेव के प्रभाव को अगर समझना है तो कोई भी ग्रह अगर दो राशियों का स्वामी है तो जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो उसका प्रभाव कैसे होगा, पहले पंचम का फिर षष्ठ का। लेकिन आमतौर पर आप जान लीजिए कि शनिदेव मूलतः प्रभावशाली ही अपने उत्तरार्ध में होते हैं। वृद्ध ग्रह है और वृद्धावस्था यानी उत्तरार्ध में पहुंचने पर और बली होगा, यानी षष्ठ का परिणाम कहीं ज्यादा देगा। तो उस अवस्था में जब वो लग्नगत होंगे तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि पंचमेश होने के चलते, पंचमेश का लग्न में होने के चलते जातक बुद्धिमान तो होगा, परंतु शनिदेव कैसे हैं तो गति स्थिर कराने वाले, आलस्य कराने वाले। तो जातक के जीवन में आलस्य की स्थिति और रोग की स्थिति, व्यर्थ ऐसा कुछ कर बैठेगा, बोल बैठेगा जिसके चलते उसके शत्रु पैदा हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं ये परेशानियों की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न जो है वो अब इन्होंने पूछा है पद्मराज राजयोग भी बने तब भी ये राजयोग कहीं ना कहीं परेशानियों का ही द्योतक है। सुमित शर्मा जी हैं, इन्होंने पूछा है मिथुन लग्न में बुध और सूर्य की युति 5वें भाव में, बुध 19 डिग्री और सूर्य 15 डिग्री का, बुध अस्त और वक्री दोनों है। मिथुन लग्न में अस्त और वक्री बुध का क्या प्रभाव होगा। देखिए जैसा कि आपने बताया हुआ है कि बुध 19 डिग्री पर है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, रोज बताता रहता हूं कि बुध यदि 12 अंश से ऊपर होकर के सूर्य से अस्त हुए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा बुध प्रभावशाली है। अस्त होकर के भी उसके प्रभाव में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसी अवस्था में आप अपने बुध को बलि करने का प्रयत्न कर सकते हैं, आपको अपने बुध को बलि करना चाहिए। ऐसी अवस्था में आप अपने बुध को बलवान करने के लिए चाहें तो बुध का रत्न पन्ना धारण करिए। सूर्य के साथ अस्त हो जाने से बात बिगड़ेगी नहीं, आप सूर्य की भी आराधना करिए। चूंकि लग्नेश हैं, वक्र होने से भी कोई दिक्कत नहीं, तुला राशि में ये अच्छा रिजल्ट ही करेंगे। सो आप एक पन्ना धारण करिए, गणेश जी की आराधना करिए ताकि बुध और बली हो। बुध आपका बलवान है, बुध खराब नहीं, कमजोर नहीं। अब बुध की स्थिति को समझते हुए आप यूं मान लीजिए कि बुध आपके लिए प्रभावशाली और अच्छा प्रभाव देगा। अरुणिमा कर्माकर, इन्होंने पूछा है धनुलग्न की कुंडली में कर्मेश और भाग्येश युति में लग्न में बैठे हैं और नौमांश में भी धनु लग्न में 9वें भाव पर भाग्येश और कर्मेश की युति में है, भविष्य कैसा रहेगा। धनुलग्न की कुंडली में कर्मेश और भाग्येश यानी कि सूर्य और बुध लग्न में युति बना करके बैठे हैं, बुधादित्य योग है, ठीक है। और नौमांश में भी देखा जाए तो आपने पूछा है कि धनुलग्न में 9वें भाव पर भाग्येश और कर्मेश की युति है, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। तो ये युति अब देखा जाए तो एक साधारण सूत्र तो ये कहता है कि बुध लग्न में बैठ करके भावनाश करने की देखा जाए तो लग्न में बैठ करके केंद्राधिपति दोष से ग्रसित होंगे, लेकिन इसके बावजूद सूर्य के साथ बैठे हैं, भाग्येश के साथ बैठे हैं और कर्मेश का संबंध लग्न में जाकर के, यानी भाग्येश और कर्मेश का संबंध यदि लग्न में है तो ये अच्छा है। यहाँ पर देखा जाए तो केंद्राधिपति दोष इतना बड़ा दुर्योग नहीं बनेगा जिससे कि परेशानी आए, क्योंकि वैसे भी लग्न में बुध की स्थिति को देखें तो दिग्बली हो जाते हैं, तो ये ठीक है और अच्छा फल देने वाला माना जाएगा। अनिकेत सिंह जी का प्रश्न है क्या बुध षष्ठ में होने से शत्रु भी बुधवत अर्थात वाचाल ही होते हैं, जिस कारण से षष्ठ भाव में बुध को उच्च का माना जाता है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं आपके लिए कि बुध षष्ठ में होने से जरूरी नहीं कि शत्रु वाचाल हो। शत्रु वाचाल हो सकता है लेकिन शत्रु बुद्धिमान और मैनेजमेंट वाला हो, यानी आपको कष्ट और परेशानी में डालना हो तो बड़े मैनेजमेंट के साथ और जबरदस्त सोच विचार करके वो आपको परेशानी में डाले। बुध का षष्ठ में होना ये कह नहीं सकते कि केवल शत्रु को वाचाल बनाएगा, शत्रु को मैनेजमेंट वाला भी तो बना सकता है। भाई बुध का ही तो ये भी प्रभाव है। हालांकि बुध
कि केवल षष्ठ में हो जाने भर से तय नहीं होगा, वहां की राशि देखनी होगी, वहां कौन सी राशि बनी है। प्रिय दर्शकों, अभी अभी हमारी एक श्रृंखला चल रही थी, जिस श्रृंखला में मैं लग्न से संबंधित प्रभाव बता रहा था। वो चाहे धन से संबंधित हो, संशय से संबंधित हो, प्रेम से, स्वार्थ से, खर्च से, कंफ्यूजन से, दया से। बहुत से दर्शकों को वो कार्यक्रम पसंद आया, तो बहुतों ने उसमें कमेंट में लिखा कि जरूरी नहीं है कि केवल लग्न से ही ऐसा हो। उनको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो ठीक से शायद मुझे कभी सुने नहीं हैं और जानकारी तो बिल्कुल ही उनको नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि केवल लग्न से ही ये प्रभाव होगा, परंतु हां, लग्न बेस है, लग्न बेस है। एक राजा के घर में पैदा यानी बेस जातक होगा तो जन्मजात राजा ही। अब ये अलग बात है कि अपने कर्मों की बदौलत, परिस्थितियों की बदौलत हो सकता है वो मारा मारा फिरे, लेकिन जब भी उसको देखा जाएगा, कहा तो यही जाएगा कि ये राजपुत्र है। यही कहा जाएगा ना, कि ये कहा जाएगा कि किसान के यहां पैदा लिया है। तो वो बेस की बात मैंने बताई है। मैंने जितने भी उन सूत्रों को बताया उसमें अक्षरशः घटित होगा, क्योंकि वो बेस है। जन्म कुंडली में भाव के प्रभाव सदैव यथावत होते हैं, उसमें कतई कोई बदलाव नहीं होता। इसीलिए तो ग्रह कभी कारक और मारक नहीं होते, वो भाव के कारण कारक और मारक बनते हैं। तो मैंने जो प्रभाव बताया था वो भाव के आधार पर बताया था, और उसमें मैंने कहा भी था रत्ती मात्र अंतर नहीं आ सकता। अब बारी आती है कि क्या ग्रहों के होने से प्रभाव बिल्कुल बदल सकता है, उसमें कमी आ सकती है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन समाप्त हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसका प्रभाव तो 100% ही होगा, अंतर थोड़ा बहुत हो सकता है। अब जैसे मैंने कुछ आमतौर पर लोग अच्छाई वाला पॉइंट तो मान ही लेते हैं, बुराई वाले में दिक्कत होती है उनको, वो सह नहीं पाते। वो मैं शुरू से ही जानता हूं उस बात को। अब उसमें कई बार लोग ये लिखने लगते हैं कि बहुत से ऐसे लगने वाले हैं कि मैं ऐसों को जानता हूं। आप जानते होंगे, मैंने ऐसा कब कहा कि भाई अगर मैं किसी लग्न को धोखा देने वाला कह रहा हूं तो ऐसे बहुत से लोग नहीं हो सकते कि उसी लग्न के हैं परंतु वो धोखा देने। परंतु इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि 100% उनके स्वभाव, उनकी भावना में वो चीजें होंगी। अब माने ना माने अलग विषय है। अब उन्होंने किसी को नहीं दिया या उनको धोखा मिल गया, अब ये किसने कहा कि गोली मारने वाले को गोली नहीं लगेगी? ये किसी ने कहा है क्या? ऐसा सूत्र थोड़ी बताया मैंने। तो आशा करता हूं कि वो जो पॉइंट मैंने रखे थे उसे काटा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो भाव के बेस पर था। गलती तो तब होती जब मैं ग्रह के आधार पर कहता। ग्रह के आधार पर अंतर हो सकता है, भाव के आधार पर नहीं। भाव शब्द ही से समझ में आता है, भाव। तो भाव का प्रभाव तो सर्वत्र सदा वैसा ही होता है, उसमें कोई काटने वाली बात नहीं। तो चलते हैं, अगला प्रश्न है ममता राठौर का। इन्होंने पूछा है, लग्न में शनि होने से हर काम में देरी होती है। अगर वक्री शनि कन्या राशि में हो, कन्या राशि में लग्न में हो और पंचम भाव में बुध हो और बुध पर 11वें भाव से वक्री मंगल की दृष्टि हो तो कैसा प्रभाव देंगे? चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो भी हर काम में देरी होगी। तब तो हर काम में ही देरी होगी, क्योंकि आपने जैसा कहा कि लग्न में बुध शनि और सप्तम में चंद्रमा, तो जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से ही शनि लग्न में हो गए, केंद्र में हो गए, यानी लग्न से संबंध दोनों में बनाया। जन्म कुंडली में तो लग्न में ही है और चंद्र कुंडली में सप्तम में हो जाएंगे। तो उस अवस्था में तो 100% ही वो देरी करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, चाहे लग्न कन्या ही क्यों ना हो। शनिदेव का अपना स्वभाव है और अपना प्रभाव है, उस प्रभाव को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऊपर से आपने बताया है कि पंचम भाव में बुध और बुध पर 11वें भाव से वक्री मंगल की दृष्टि। अब बुध जाकर के पंचम में बैठे हैं और ऐसे पंचमस्त बुध पर मंगल, जो कि शीघ्रातिशीघ्र कार्य करने के लिए और परिणाम देने के लिए जाना जाता है, ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं ये तो जीवन में और परेशानियों को भरने वाली बात हो गई, क्योंकि लग्नगत शनिदेव कोई काम वक्त पर नहीं होने देंगे। और अब लग्नेश परिस्थिति ये है कि लग्नेश पर मंगल की दृष्टि है, तो मंगल की दृष्टि के चलते बुध कैसा ग्रह है? तो बुध बालक ग्रह है, वो जिस ग्रह से दृष्ट होगा, युक्त होगा, उसके प्रभाव में आएगा। तो ऐसी अवस्था में जातक के व्यक्तित्व में जल्दबाजी की स्थिति उत्पन्न होगी। अब गौर करिए कि जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से शनि का संबंध लग्न से बन रहा है। उस अवस्था में जातक के जीवन काल में परेशानियां बढ़ जाएंगी, कोई काम वक्त पर नहीं होगा और यहां जातक के मन में अधीरता उत्पन्न होगी, धैर्य की कमी होगी। गुड़िया प्रसाद, इन्होंने पूछा है कि अगर धनुलग्न में बुध और शुक्र की युति 10वें भाव में हो जाए तो क्या शुक्र का निचत्व भंग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि यहां शुक्र का निचत्व भंग हो जाएगा। परंतु इस पर भी मेरे वीडियोज हैं, मैंने सूत्र को बाकायदा समझाया था। जब भी कोई ग्रह
विशेष करके बात यदि बुध की आए, वैसे तो यहाँ पर नीच के ग्रह, जहाँ पर ग्रह शुक्र नीच के हो रहे हैं, वहीं बुध के उच्च होने के चलते नीचत्व भंग हुआ। बुध नीच के होने के चलते और शुक्र का धनु लग्न में आपने जैसा कि पूछा है, तो बुध का जो है, शुक्र का जो है नीचत्व, और बुध की यदि हम बात करें कन्या राशि में बुध का यहाँ पर उच्चत्व, सामान्य तथ्यों के आधार पर कहें तो शुक्र का नीचत्व तो भंग हो रहा है, परंतु एक बहुत ही विचारणीय तथ्य है। इसी सूत्र को उल्टा कर दीजिए, यदि यही बुध और शुक्र मीन राशि में जाकर के बैठ जाएं, तो यहां बुध नीच का हुआ और शुक्र उच्च का, यह कहीं ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा इसकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि बुध कुमार ग्रह है, बालक का स्वभाव है वो जिसकी संगति में होगा उसकी संगति ग्रहण करेगा। अपनी संगति के प्रभाव से सामने वाले को कितना प्रभावित कर सकता है वो अलग बात है। गौर करिए कि एक ऐसा बालक जो बेहद सदाचारी हो, जो बेहद ईमानदार, धैर्यपूर्वक काम करने वाला, यानी कुल मिलाकर के हर तरह से एक श्रेष्ठ बालक आप समझ लीजिए, हर तरह के गुणों से भरा हुआ बालक, निसंदेह यदि किसी दुर्गुणी व्यक्ति के जब वो संपर्क में आएगा तो उस बच्चे के प्रभाव से उस दुर्गुणी के स्वभाव पर भी अंतर तो पड़ेगा। लेकिन जरा सोच के देखिए कि अगर इसी बालक की जगह उस व्यक्ति को हम खड़ा कर दें जो अत्यंत श्रेष्ठ गुणों वाला है, उसका प्रभाव, क्योंकि ग्रहण करने की क्षमता जितना बालक में है उतना बड़े में नहीं है, क्योंकि बालक को ही ग्रहण करने वाला कहा गया है। तो इसीलिए मैं इस सूत्र को हमेशा ऐसे समझाता हूं कि अगर शुक्र और बुध की स्थिति ऐसी हो कि शुक्र उच्च का हो और नीच का बुध हो, तो बुध का नीचत्व ज्यादा मायने नहीं रखता, नीचत्व तो भंग होगा। ऐसी अवस्था में शुक्र अगर उच्च के हैं तो बुध भी एक तरह से उच्च के ही फल देने लगेंगे। लेकिन यहां पर स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है, यहां पर शुक्र कमजोर पड़े हैं और बुध उच्च का होकर के भी कुछ ज्यादा प्रभावी नहीं कर पाएगा, बल्कि शुक्र के अवगुणों को ही थोड़ा ग्रहण कर लेगा। अगला जो प्रश्न है वो दीपा गुप्ता जी का है। इन्होंने पूछा है, जातक की कुंडली में अगर कर्क राशि एवं लग्न भी कर्क हो और प्रथम भाव में सूर्य, चंद्रमा, शनि और बुध एक साथ बैठे हुए हों, इसका क्या प्रभाव होगा जातक पर? कर्क लग्न और राशि भी कर्क, लग्न और राशि दोनों का कर्क, प्रथम भाव में सूर्य, चंद्रमा और शनि, बुध एक साथ बैठे हुए हैं। देखा जाए तो यहां कुछ अच्छा है और कुछ बुरा। क्या अच्छा है और क्या बुरा उसको समझिए। लग्नेश का लग्न में होना तो अच्छा माना जाना चाहिए, परंतु बुरा यह है कि मैं चंद्रमा के बारे में एक बात कहा करता हूं कि चंद्रमा के उच्च नीच से ज्यादा यह मायने रखता है कि पक्ष बल का बल उनके पास कितना है। और यहां जो चंद्रमा है वो अमावस्या का है, तो पक्ष बल से बिल्कुल कमजोर चंद्रमा ये हुआ। अब ये चंद्रमा, जैसा कि आपने बताया कि शनि के साथ भी बैठा हुआ है, यानी शनि भी सूर्य के साथ और चंद्रमा सब एक साथ हो गए हैं, और उस अवस्था में बुध भी लग्न में ही है। बुध जो बुद्धि है, तो ऐसे जातक के जीवन काल में एक सबसे बड़ी परेशानी दिखाई पड़ती है कि अगर कहीं से देवगुरु इत्यादि की दृष्टि भाव पर या इस स्थिति पर नहीं पड़ रही है, तो संभवतः ऐसे जातक में जीवन काल में उसके डिप्रेशन या मानसिक रूप से पूरी तरह से अशांत होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। यानी ऐसे जातक को अपने चंद्रमा को निरंतर ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए, रात्रि में जागना नहीं चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, ताकि इसके चंद्रमा कुछ हद तक ठीक हो जाएं और चंद्रमा का वो अच्छा प्रभाव ले सके। राजीव कुमार भट्टा जिन्हें पूछा है, लग्न कुंडली में लग्नेश चंद्रमा पूर्णिमा का अष्टम में कुंभ राशि का हो और नवमांश कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में कुंभ राशि का बुध के साथ हो, तो कैसा फल मिलेगा? अच्छी बात है, चंद्रमा यहां वर्गोत्तमी है और वर्गोत्तमी होकर के अच्छा ही है। कुंभ राशि का भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वर्गोत्तमी है चंद्रमा और ऊपर से पूर्णिमा का है, तो पूर्णिमा का चंद्रमा पक्ष बल से बली हुआ, बुध के साथ होने से भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा प्रभाव ही नवमांश में बुध के साथ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है ये देवांश का है। इन्होंने पूछा है, तुला लग्न में बुध और शुक्र की युति नवम भाव में है और भाव चलित कुंडली में सूर्य 8वें भाव में है, तो क्या बुधादित्य योग मान्य होगा और क्या सूर्य मिथुन राशि का फल देंगे? तुला लग्न में बुध शुक्र की युति नवम भाव में है और चलित में सूर्य अष्टम का फल दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर बुधादित्य योग आप कह सकते हैं, योग तो है, लेकिन वो योग प्रभावशाली नहीं है। बुधादित्य योग जबकि जन्म कुंडली के लग्न में, पंचम में, नवम में, दसम में बने तो अत्यंत श्रेष्ठ उच्च कोटि का राजयोग माना गया है। आमतौर पर हर दूसरी तीसरी कुंडली में बुधादित्य योग दिखाई पड़ जाता है, लेकिन यदि इन भावों में
लग्न में, पंचम में, नवम में, दसम में यदि बुधादित्य योग हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि बुधादित्य योग तो है ये, पर परेशानी यह है कि बुध कहीं और का फल दे रहा है या सूर्य कहीं और का फल दे रहे हैं, तो ये बुधादित्य योग मान्य नहीं होगा। योग होकर के भी इसका प्रभाव नहीं मिल पाएगा। आपने सूर्य की बात की है तो ये बुधादित्य योग मान्य नहीं होगा। विकास कुमार आयुष ने पूछा है, कन्या लग्न की कुंडली में लग्नगत मंगल से चतुर्थ भाव में चंद्र केतु की युति हो तो कैसा फल होता है? कन्या लग्न की कुंडली में लग्नगत मंगल कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं कहे जाएंगे। ऊपर से चंद्रमा जो कि मन का कारक जाकर के कुंडली के चतुर्थ में केतु के साथ बैठा है, यह मानसिक अशांति का कारण बना करके रखेगा। अब लग्नगत मंगल है, दसम में राहु है। दसम का राहु दृष्टि तो नहीं लग्न पर डाल रहा है, लेकिन फिर भी लग्नगत मंगल को प्रभावित करेगा। तो जातक के जीवन काल में परेशानी, उग्रता, क्रोध, आवेश फलतः उसको मुसीबत और परेशानियों में सदैव डालता रहेगा। यानी ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। और अगला प्रश्न जो है वो अथर्व शर्मा का है। इन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न में गुरु 16 डिग्री पर शनि के साथ दसम भाव में और चंद्रमा की दृष्टि से दृष्ट और शुक्र दूसरे भाव में, क्या मैं पुखराज पहन सकता हूं या फिर मूंगा मंगल जो कि कर्क राशि में है? सिंह लग्न में गुरु 16 डिग्री पर शनि के साथ दसम भाव में है और चंद्रमा की दृष्टि से दृष्ट। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति में तो न तो मैं आपको पुखराज पहनने की सलाह दूंगा और न मूंगा, दोनों ही रत्न आपके लिए, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं मंगल कर्क राशि में है, नीच राशि का, तो नीच राशि का होने के चलते सवाल ही नहीं उठता कि मैं मूंगा का पक्षधर बनूंगा। और गुरु की स्थिति को भी मैं कहूंगा कि सिंह लग्न में आपने कहा कि गुरु 16 डिग्री पर शनि के साथ दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति तो यहां पर बन नहीं रही है। तो उस अवस्था में आप न तो ये दोनों ही रत्न न पहनिए। अब सूर्य की स्थिति को देखिए कि सूर्य किस स्थिति में है। हो सके तो सूर्य की स्थिति को समझ करके माड़ी के रत्न धारण करने पर विचार करिए। बाकी ये दोनों रत्न आपको नहीं पहनना चाहिए। और ये प्रश्न है कालिस, इन्होंने पूछा है, तुला लग्न के दसम भाव में अकेला केतु शुक्र, गुरु, चंद्रमा और शनि से दृष्ट पुष्य नक्षत्र में कैसा प्रभाव देगा? तुला लग्न के दसम भाव में देखिए, सबसे पहले तो समझने का प्रयत्न करिए केतु का कुंडली के दसम में होना। अब कर्क राशि में केतु उतार चढ़ाव की स्थिति लाएगा। ऐसा जातक नौकरी में हो या व्यापार में कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति होगी, लेकिन एक अच्छी स्थिति बनेगी। क्यों? खराबी भी है पर अच्छाई भी है। खराबी तो यहां कई तरह की, केतु के दसम में होने के चलते राहु चतुर्थ में हुए हैं। अब राहु चतुर्थ में तो गृह कलह की संभावना तो पहले बनाया, कई बार घर से दूर रहने पर भी बाध्य किया। अब केतु पर शुक्र, गुरु, चंद्रमा और शनि, इन 4 ग्रहों की दृष्टि है। ये परिवर्तन निरंतर करता रहेगा। ऐसी स्थिति में मैंने कई बार कहा है कि ऐसे जातकों के कार्य क्षेत्र में एक समस्या बनी रहती है कि कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी, वो स्थिर नहीं रह पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक नौकरी जाए तो दूसरी नौकरी उनको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त होगी। यानी नौकरी के लिए उनको बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एक नौकरी जाती है तो दूसरी नौकरी मिलेगी, और दूसरी नौकरी जो मिलेगी वो पहली नौकरी से कहीं बेहतर मिलेगी। यानी परेशानी से भी यहां पर फायदा मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। ये कार्यक्रम आज यही हम संपूर्ण कर लेते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट में यहां लिख दीजिए या किसी भी वीडियो के कमेंट पर लिखिए। प्रयास रहता है कि आपका प्रश्न वहां से लिया जाए। और यदि आपका प्रश्न यहां आज नहीं सम्मिलित हुआ है, तब भी मैं यही सलाह दूंगा कि प्रश्न चुन लिया गया होगा और जब भी मेरे पास आएगा उसका मैं जवाब आपको अवश्य दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।